नमस्ते। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर में स्थित भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र में भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर अतुल कोठारी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रणाम। डॉक्टर अतुल कोठारी जी वर्तमान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अखिल भारतीय सचिव हैं। इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन करते हुए आचार्य जी हमारे इस संवाद केंद्र में पधारे हैं। आज हम डॉक्टर अतुल कोठारी जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में चर्चा करेंगे। इस संवादशाला में पुनः एक बार डॉक्टर अतुल कोठारी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रणाम। आचार्य जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस इतने कालावधि को आप किस रूप में देखते हैं? वैसे तो 5 वर्ष बहुत बड़ा समय लगता है हम लोगों को, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे नए विषय आए हैं। कुछ नए विषय वास्तविक रूप में नए हैं, कुछ प्राचीन विषय हमारे हैं, भारतीय विषय, लेकिन आज के संदर्भ में वो नए हैं। और केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग भी बहुत तन्मयता से इस पर लगा हुआ है। और 5 वर्ष हो गया, लेकिन हर वर्ष जिस दिन शिक्षा नीति घोषित हुई उस निमित्त एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा का बड़ा सम्मेलन भी आयोजित होता है। अभी गत 29 जुलाई को ये सम्मेलन भी आयोजित हुआ था, मैं स्वयं भी उसमें गया था। वहाँ अलग अलग स्थिति है देश भर में, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा नीति का वास्तविक क्रियान्वयन जो होगा वो आचार्यों का काम है। तो आज उसके लागू होने की प्रक्रिया तो शुरू है, लेकिन परिणाम दिखने में भी समय लगेगा। शिक्षा जगत का नेतृत्व तो उच्च शिक्षा के लोगों को करना है, तो इस दिशा में कार्य को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की मेरुदंड या आधारशिला होती है, और शिक्षा नीति उसकी एक दृष्टि या दर्शन होता है। तो पूर्व शिक्षा नीति में तथा वर्तमान शिक्षा नीति में कौन सा ऐसा मौलिक अंतर आप देखते हैं? यद्यपि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीतियां बनी हैं, परंतु उन नीतियों में वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या मौलिक अंतर है? ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 में आई थी, 1959 में। दूसरी 1986 86 में आई थी, और ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई। वैसे तो हर शिक्षा नीति कोई कोई विशेषताएं रहती है। पहले की 2 शिक्षा नीतियां उसमें भी कई बातें इस प्रकार की थी, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है कि जिसका आधार भारतीयता है, भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। वैसे किसी भी देश की शिक्षा नीति हो, अर्थनीति हो, कोई भी नीति हो, वो उस देश के अनुरूप होनी चाहिए, उसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में नई बात है, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों की शिक्षा चलती रही, और स्वतंत्रता के बाद भी 70 साल वही शिक्षा नीति चलती रही। कोठारी कमीशन जो बना था 1964 में, दौलत सिंह कोठारी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने उसमें कहा था कि हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या जो है कि हमारी शिक्षा का, हमारी नीति का एपी सेंटर यूरो सेंट्रिक है, इसको भारत सेंट्रिक करने की आवश्यकता है। जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने 1966 में ये बात कही थी, वो साकार रूप अभी ले रही है। ये एक सबसे बड़ी अंतर है इस नीति में। इस शिक्षा नीति का आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के अंतिम पैरे में शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में बात कही है।
उनको मैं एक लाइन में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। और इस नीति में शिक्षा के सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश की भी बात कही है और समग्र, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि की बात की है। ये जो होलिस्टिक अप्रोच है वही भारतीय अप्रोच है। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात है, नवाचार की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, वोकेशनलाइजेशन की बात है, इंटर्नशिप की बात है। ऐसे अनेक नए पहलू है इस शिक्षा नीति में। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि इस पर काफ़ी चर्चा चिंतन अधिक करने की आवश्यकता है। और जितना चर्चा चिंतन ऊपर से नीचे तक होता रहेगा तो बातें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी और उसको क्रियान्वित भी हम लोग करते जाएंगे। पर एक बात हम देखते हैं कि इस शिक्षा नीति को जब बना रहे थे तब भारत भर अनेक संवाद हुए, अनेक बैठकें हुई, अनेक प्रकार के लोगों से विचार लिए गए और काफ़ी गहन अध्ययन के उपरांत इस शिक्षा नीति का एक स्वरूप बना। परंतु इतनी अच्छी शिक्षा नीति बनने के बावजूद भी कुछ एक राज्यों में और कुछ एक लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं या इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे देश में एक दुर्भाग्य स्थिति है, दुर्भाग्य की, कि हर बात में राजनीति होती है। राजनीति में शिक्षा की जरूरत जरूर है, लेकिन शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो कुछ 2-4 राज्य विरोध कर रहे हैं, उसके पास भी विरोध करने का कोई तर्क या तथ्य नहीं है। बस कुछ एकाध राज्य हर बार हिंदी को लेकर खड़े हो जाते हैं। मुझे प्रश्न उठता है मेरे मन में कि क्या उन्होंने शिक्षा नीति देखा है क्या? पूरी शिक्षा नीति जो 66 पेज की है अंग्रेजी में मूलतः, इसमें कहीं भी हिंदी का शब्द एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। और वही रटी रटाई बात करते कि हिंदी थोपने की बात की जा रही शिक्षा नीति में। 3 भाषा की बात, त्रिसूत्र जो भाषा का है, वो नई बात नहीं है। जो 1964 से 66 जो कोठारी कमीशन बना था, उन्होंने अनुशंसा दी थी और 68 पॉलिसी में लागू हुआ। वो 1-2 राज्य के हम नहीं लागू करेंगे, उनको अंग्रेजी थोपी जा रही है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन भारतीय भाषाओं की हिंदी की बात आती है तो विरोध की बात नहीं आती। तो ये राजनीति है। और दूसरी बात है कि आज नहीं तो कल उनको लागू करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं लागू करेंगे तो वहां के छात्रों को अन्याय होगा। वो देश की जो रेस है उसमें बाकी युवकों से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं, इस शिक्षा नीति के घोषित होने के बाद एक बार मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा। भारतीय युवक है, वो आजकल अमेरिका में है। उन्होंने शिक्षा नीति की बात करते हुए कहा कि भारत के वर्तमान और भविष्य के छात्र सौभाग्यशाली है कि इनको इस प्रकार की शिक्षा नीति मिल रही है। अगर हमको मिली होती शायद हम अमेरिका नहीं जाते। तो इनके बच्चों का नुकसान हो जाएगा और उस कारण से उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का भी नुकसान हो जाएगा। ये बात उन लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से कई छुटपुट विरोध है, वो भी बहुत नहीं है। बाकी तो देश और दुनिया में शिक्षा नीति की प्रशंसा हो रही है। जहां विरोध कर रहे हैं वहां भी अप्रत्यक्ष रूप से उसको लागू करने की कुछ न कुछ तो बातें चल रही है। एक राज्य में पहले विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य की एक नीति बनाएंगे। उसकी एक कमेटी बनाई तो कमेटी काम नहीं कर पाई, कुछ किया भी नहीं। अभी फिर से हमारे राज्य की नई शिक्षा नीति हम बनाएंगे, कोई बात नहीं बनाई। और दूसरी बात है कि कोई भी नीति हो, इसमें 100% बात सबके अनुकूल होगी ऐसा कभी हो नहीं सकता है।
जब शिक्षा नीति घोषित हुई तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी कहे भारत सरकार के कि मेरे विचार के 100% बात इसमें आनी चाहिए, वो भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन 70%, 80%, 90% अनुकूल है ना, उतना करो, बाकी छोड़ दो। आपको लगता है 10-20% नहीं अनुकूल है, छोड़ दो उसको। नीति कोई भी बने, नीतियाँ तो बनती है, योजनाएं बनती है, किंतु जब उसका क्रियान्वयन का प्रश्न उठता है तो उसमें व्यावहारिक रूप से बहुत सारी कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। तो इतनी बड़ी जो शिक्षा की नीति बनी है, इसके क्रियान्वयन में हमें क्या क्या करना अपेक्षित है जिससे यह नीति पूर्णतः फलप्रद हो, सफल हो? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पहले भी 2 शिक्षा नीति आ गई स्वतंत्र भारत में, कई आयोग भी बने। 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना था, 52 में मुदलियार आयोग बना, 64 में कोठारी आयोग बना, कई कमेटियां बनी, कई टास्क फोर्स बने। उन सबों ने अपने अपने ढंग से अच्छी अनुशंसाएं दी। दुर्भाग्य से हमारे शिक्षा जगत के लोगों की इच्छा शक्ति के अभाव में उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जगह, गुणवत्ता विकास होने की जगह हम पिछड़ते गए। इसलिए बड़ी चुनौती है हमारे देश में कि नीति तो बहुत अच्छी आ गई, देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन का क्या? तो मैंने जैसे पहला कहा कि केंद्र सरकार तो अच्छी तरह उस पर लगी हुई है, राज्य सरकार भी कुछ सारे अच्छी रीते काम कर रहे हैं, लेकिन मूल बात जमीनी क्रियान्वयन का जो प्रश्न है वो तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में करना है, और वो वहाँ के शिक्षक, प्रोफेसर जिसको कहते हैं, हम लोग आचार्य कहते हैं, उनका कार्य ही है। जब तक वो शिक्षा नीति का अध्ययन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं और क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक ऊपर से भगवान आकर भी क्रियान्वयन नहीं करा सकता है। मैं देश भर में जाता हूं तो मेरा अनुभव है कि हायर लेवल के, प्रोफेसर लेवल के और इस प्रकार के लोगों ने 10% से ज्यादा लोगों ने शिक्षा नीति का अध्ययन नहीं किया है। तो मैं इस चैनल से आह्वान करना चाहता हूं कि चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आचार्य हो, शिक्षा नीति को अध्ययन करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जब तक अध्ययन नहीं करें तब तक क्रियान्वयन की बात कहां से आगे बढ़ेगी? इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। दूसरी बात है कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जितना भी हो रहा है देश में, वो बड़े शहरों में, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय संस्थानों में वहाँ लगभग हो रहा है। शिक्षा नीति गांवों, कस्बों में, विद्यालय, महाविद्यालय तक बहुत कम पहुंची है, कुछ राज्यों में तो पहुंची ही नहीं है। तो जब तक ये नीचे तक शिक्षा नीति नहीं पहुंचेगी, तब तक संपूर्णता से क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से देश भर में यही प्रयास में लगे हुए हैं। कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कई केंद्रीय संस्थानों में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सुचारू और समग्रता से होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि खास करके उच्च शिक्षा के संस्थान जो है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, उन सब का विशेष दायित्व बनता है कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के, अपने संस्थान में तो इसको लागू करना ही है, साथ साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां भी लागू होना है, और जिस क्षेत्र में वो संस्थान है या विश्वविद्यालय है, उस क्षेत्र में इसको सुचारू क्रियान्वयन हो, इसका दायित्व भी हमने स्वीकार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से उच्च शिक्षा के लोगों का विशेष दायित्व बनता है। एक तो क्रियान्वयन का एक खाका तैयार करना पड़ेगा, इस दिशा में लगातार प्रयास आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि शिक्षा नीति में अनेक नए विषय, मैंने जो शुरू में कहा, कई बार नई बातें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मल्टीपल एग्जिट एंट्री की बात है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात है।
तो ये सब विषय वैसे दुनिया में कोई नया नहीं है, पश्चिम के देशों में कई वर्षों से ये चल रहा है, लेकिन हमारे लिए नई बात है। तो उसको समझना, और सिर्फ समझना यानी कुलपति डायरेक्टर्स ले को समझ ले इतना नहीं चलेगा, छात्रों तक उसकी समझ निर्माण करनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा नीति क्रियान्वयन में छात्रों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं तो देश भर में निवेदन करता हूं कि छात्रों का टास्क फोर्स विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्थानों स्तर पर स्वतंत्र होना चाहिए, बाकी स्तर पर छात्रों की सहभागी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी में तो ये नीति तो छात्रों के लिए है, वही नहीं समझेंगे तो क्रियान्वयन कहां से होगा ठीक से। तो ये एक चुनौती है, ये करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस शिक्षा नीति की जो आधारभूत बातें हैं वो 3-4 महत्वपूर्ण जो बातें हैं, एक है भारतीय ज्ञान परंपरा, दूसरा है शिक्षा का जो आधारभूत लक्ष्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास, तीसरा है जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर स्तर पर होलिस्टिक अप्रोच लाना है, चौथी बात है कि कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा में व्यवहारिकता आए, और नीति ने कहा है कि 9वीं के बाद इंटर्नशिप अनिवार्य सबके लिए करना है। तो ये सब विषय आधारभूत विषय है। ये 3-4 विषय लागू होने से ही शिक्षा नीति की जो संकल्पना है वो साकार होगी। लेकिन आज तो भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, वही प्रश्न है, क्योंकि पिछले 250 वर्ष से हमारे देश से शिक्षा को किसी भी क्षेत्र में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को बाहर कर दिया था। भारतीय ज्ञान परंपरा के विद्वान को विद्वान नहीं मानते, तो उसको किनारा कर दिया था। लेकिन हम जैसे कुछ संस्था संगठनों ने लगातार इस पर काम किया और शिक्षा नीति में भी बात आ गई, तो आज हर स्तर पर चर्चा चल रही है, एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार बहुत समग्रता से इस पर काम कर रही है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। कई IIT NIT में भी इस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए, और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक भाग चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का समग्र विकास है, और भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करने से ही होलिस्टिक अप्रोच अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आज जो व्यवस्था हमारे में हर बात हम टुकड़ों टुकड़ों में सोचते हैं, पर्यावरण अलग विषय होगा, मूल्य शिक्षा अलग विषय होगा, फिजिकल एजुकेशन अलग होगा, योग अलग होगा, संगीत अलग होगा, कितने विषय बच्चे पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं 1-2 विषय चुन लो, तो फिर उनका समग्र सर्वांगीण विकास होता नहीं है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा लागू करने में अपने आप में ही इसमें होलिस्टिक अप्रोच आ जाएगा। तो इस दृष्टि से ये जो विषय है, उस सब विषयों का गंभीरता से विचार अधिक करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा विषय जो शिक्षा नीति ने कहा है कि आज हमारी शिक्षा की समस्या का एक आधारभूत समस्या वो है परीक्षा और मूल्यांकन। शिक्षा नीति में कहा 360 डिग्री रिवॉल्यूशन करना, 60 डिग्री अर्थात समग्र सर्वांगीण मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन अभी देश में इस पर कहीं कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आयाम हैं, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। वो आज हमारे सामने चुनौती भी है, लेकिन आनंद की बात है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। तो अंतिम बात मैं आह्वान करूंगा आपसे कि इस शिक्षा नीति को क्रियान्वयन के लिए खास करके शिक्षा के हर स्तर पर, चाहे छात्र हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कुलपति हो, चाहे निदेशक हो, आदि आदि, ये सब का समान रूप से दायित्व बनता है। और हम सब अपना अपना दायित्व सुनिश्चित करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कोई हमको रोक सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा नीति अगर लागू हुई संपूर्णता से, तो जो हमारा स्वप्न है
कि मैकोलो की शिक्षा जानी चाहिए और भारतीय शिक्षा आनी चाहिए। वो शिक्षा बदलेगी इस नीति लागू करने के, और शिक्षा बदलेगी तो जो हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। जैसा नागरिक, जैसा समाज, जैसा राष्ट्र चाहिए वैसी नीति होनी चाहिए। नीति तो आ गई, बस उसका क्रियान्वयन का ही प्रश्न है, और वो होगा तो देश की शिक्षा बदलेगी। शिक्षा बदलेगी तो जैसा हम चाहते हैं समर्थ, शक्तिशाली, समृद्ध, विकसित विश्वगुरु भारत बने, ये जो हमारा स्वप्न है, अगर इस शिक्षा नीति को हम सब सुचारू रूप से समग्रता से लागू करेंगे तो इन्हीं स्वप्न से विश्वगुरु भारत का स्वप्न साकार होता हुआ हम देख सकेंगे। यही आप सबसे अभ्यर्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में विभिन्न पहलुओं पर आपने जो प्रकाश डाला और उसमें जो समस्याएं आ रही, जो चुनौतियां आ रही, तत्संबंधी तरह तरह के जो भ्रम हैं उसको आपने निराश करते हुए, उसको हटाते हुए इस शिक्षा नीति का जो व्यापक प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या होगा और इस शिक्षा नीति में भारतीयता कैसे समाविष्ट है और भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता, उसका एक सुंदर दिग्दर्शन आपने कराया है। भारत की जनता विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अध्यापक लोग, आचार्य लोग और जो छात्र, अभिभावक और जो शिक्षा संस्थाएं जो चलाते हैं, ये सारे लोग समष्टि रूप से इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करते हुए उसका जो अंतिम जो परिणति है, जो ध्येय है, एक समग्र और समृद्ध विकसित शिक्षा हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हो और परिणाम स्वरूप भारत विश्वगुरु बने। इसके लिए जो डॉक्टर अतुल कोठारी जी ने जो मार्गदर्शन किया, इनके प्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर तथा भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता है और आगामी काल में भी, भविष्य में भी इसी भांति आप हमें मार्गदर्शन करेंगे और भारतीय जनता को, विशेष करके जो शिक्षा जगत को एक समुचित दिशा में दिग्दर्शित करेंगे, ऐसी मैं आशा करते हुए आज के इस संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।